नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रा पूर्ति की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की मांग की भांति मुद्रा पूर्ति का भी विशेष महत्व होता है। प्रारंभ में मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत केवल वैधानिक मुद्रा का समावेश किया जाता था, परंतु आधुनिक युग में मुद्रा की पूर्ति का व्यापक अर्थ लगाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति सरकार, मुद्रा अधिकारियों तथा केंद्रीय बैंक आदि के द्वारा प्रमुख रूप से की जाती है, परंतु व्यापारिक बैंक तथा जनता का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। भारत में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति निर्धारित की जाती है। अब मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ, मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा। मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय किसी विशिष्ट समय बिंदु पर ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी विशिष्ट समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा से है। क्लासिकल अर्थशास्त्री जैसे मील तथा रिकार्डो मुद्रा की पूर्ति को वैधानिक मुद्रा की कुल उपलब्ध पूर्ति या करेंसी मुद्रा तथा उसके प्रचलन वेग के गुणनफल के बराबर मानते थे। अर्थात मुद्रा की कुल पूर्ति इक्वल टू होता है एम वी, जहाँ एम करेंसी मुद्रा की मात्रा है और वी करेंसी मुद्रा का प्रचलन वेग है। लेकिन इन दोनों अर्थशास्त्रों के बाद में प्रोफेसर इरविंग फिशर ने इसमें तथा शाक मुद्रा का प्रचलन वेग भी का भी समावेश कर दिया। अतः उनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति इक्वल टू एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम के बराबर होती है, जहाँ एम करेंसी मुद्रा की मात्रा, वी करेंसी मुद्रा का प्रचलन वेग, एम प्राइम शाहक मुद्रा की मात्रा और वी प्राइम शाहक मुद्रा का प्रचलन वेग। अब आप आइए, भारत में मुद्रा पूर्ति की चार अवधारणाएं, यानी कि भारत में जो प्रचलित जो मुद्रा पूर्ति की अवधारणाएं हैं वो इस प्रकार है। भारत में मुद्रा पूर्ति की निम्नलिखित चार अवधारणाएं प्रचलित हैं और भारतीय रिजर्व बैंक भी इन चारों अवधारणाओं के अनुसार मुद्रा पूर्ति के आंकड़े प्रकाशित करता है। और ये चार अवधारणाएं हैं M1, M2, M3 और M4। सबसे पहले अपन M1 को लेते हैं। M1 यह मुद्रा पूर्ति की एक संकीर्ण अवधारणा है। M1 क्या है कि मुद्रा पूर्ति की संकीर्ण अवधारणा है और इसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको नैरो मनी के नाम से पुकारा जाता है। इस अवधारणा में मुद्रा की पूर्ति में निम्न बातों को शामिल करते हैं। इस अवधारणा में मुद्रा की पूर्ति में निम्न बातों को शामिल करते हैं। पहली है जनता के पास करेंसी, और इसमें नोट और सिक्के दोनों शामिल करते हैं, करेंसी विद द पब्लिक। दूसरी है बैंकों के पास मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तीसरी है भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। और इसमें अन्य जमाओं में यानी कि रिजर्व के पास विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों, आईडीबीआई तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की मांग जमाई शामिल होती है। यानी कि जो M1 है, यानी कि मुद्रा पूर्ति की जो अवधारणा M1 है उसमें क्या जोड़ते हैं अपन, यानी कि जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। अर्थात M इक्वल टू होता है C प्लस DD प्लस OD, जहाँ M
M1 मुद्रा की पूर्ति है, C करेंसी जनता के पास उपलब्ध करेंसी है, DD डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स यानी कि बैंक के पास मांग जमाएँ हैं, OD अदर डिपॉजिट्स विद RBI। और M1 मुद्रा के अन्य जो रूप हैं M2, M3, M4, इन सभी की तुलना में M1 सर्वाधिक तरल रूप का प्रतिनिधित्व करता है। मुद्रा का ये भाग ही किसी समय बिंदु पर विनिमय के माध्यम के रूप में उपयुक्त होता है। ये थी M1। अब आप आइए M2, मुद्रा की दूसरी जो अवधारणा है M2। अब M2 कैसे निकालते हैं अपन? M2 निकालते हैं M1 में पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमाओं को जोड़ने से M2 की राशि प्राप्त होती है। अर्थात M2 इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमाएं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स को शामिल करेंगे M1 में, तो इनको जो योग आएगा या जो राशि आएगी वो क्या होगी? M2 की होगी। तीसरी जो मुद्रा पूर्ति की अवधारणा है M3। देखिए M3 क्या है कि यह अवधारणा भारत में काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय है। यह मुद्रा की व्यापक तथा विस्तृत अवधारणा है। यह मुद्रा की व्यापक तथा विस्तृत अवधारणा है। इसे व्यापक मुद्रा यानी कि ब्रॉड मनी या समग्र मौद्रिक साधन एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। यानी कि ये व्यापक मुद्रा अर्थात विस्तृत मुद्रा है। इसको व्यापक मुद्रा के नाम से जाना जाते हैं, ब्रॉड मनी के नाम से। और ये कैसे निकालते हैं अपन? यानी कि M1 की जो अवधारणा है, मुद्रा पूर्ति की M1 जो अवधारणा है, उस M1 में बैंकों की अवधि जमाओं टाइम डिपॉजिट्स को शामिल करने से M3 की राशि प्राप्त होती है। अर्थात M3 इक्वल टू होता है M1 प्लस बैंकों की अवधि जमाएं टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। यानी कि M1 में बैंकों की जो अवधि जमा को शामिल करने पर जो राशि प्राप्त होगी वो M3 की होगी। अगली जो अवधारणा है M4। M4 की राशि में M3 की राशि में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं, M3 जो हमने प्राप्त की है उस M3 की राशि में पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं यानी कि NSC को छोड़कर शामिल करने से M4 की राशि प्राप्त होती है। अर्थात M4 इक्वल टू होता है M3 प्लस डाकघर की सभी जमाएं ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी कि NSC को छोड़ करके। इस प्रकार यानी कि M3 में अगर डाकघर की सभी जमाओं को शामिल कर देंगे तो M4 की राशि प्राप्त होती है। और ये जो M4 है वो सबसे कम तरल मुद्रा है। M4 सबसे कम तरल मुद्रा है। इस प्रकार से ये चार जो मुद्रा पूर्ति की अवधारणाएं जो भारत में प्रचलित है, जिनका अपन ने अध्ययन किया है, और इनमें सबसे तरल रूप में M1 है, जिसको अपन संकीर्ण मुद्रा कह दीजिए या नैरो मनी कह दीजिए। और सबसे कम तरल मुद्रा है M4। और विस्तृत मुद्रा है और व्यापक मुद्रा यानी कि M3 को कहते हैं। और इनके तरलता का जो क्रम होता है वो है M1 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M3 इज ग्रेटर देन M4। यानी कि सबसे ज़्यादा तरल मुद्रा M1 है और सबसे कम है M4।